सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। साहब, हमने पीछे वाली वीडियो में कहां तक किया था? वर्धर वंश तक किया था और उसके बाद आया था गुर्जर प्रत्यार वंश। आज हम करेंगे 9वीं सदी से, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, हमारी क्लास शुरू होती है 9वीं सदी से, 9वीं सदी से। और यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि 9वीं सदी में हरियाणा में कौन सा गणराज्य था? 9वीं सदी में हरियाणा में कौन सा गणराज्य था? गणराज्य पूछा जाता है, वो था अगर गणराज्य, वो था अगर गणराज्य, वो अगर गणराज्य था। ठीक है सर, अगर गणराज्य का दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम क्या था? अगरने, अगरने, अगरने नाम था, अगरने गणराज्य। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है कि अगर गणराज्य और अगर गणराज्य 9वीं सदी में था। ठीक है सर, अगला है कि अगरने या अगर गणराज्य की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है साहब? राजधानी, राजधानी पूछा जाता है, वो अग्रवा है। क्या है? अग्रवा है। ठीक है सर, अग्रवा है, अग्रवा। अगला प्रश्न ये बनता है कि यहां से क्या प्राप्त हुआ है? अग्रवा से क्या प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है एक ईंट। क्या मिली है? एक ईंट मिली है। इस ईंट पर संगीत के सातों स्वर लिखे हुए साहब, वो ईंट मिली है। कहां से मिली है? अग्रवा से मिली है। संगीत के सातों सातों स्वर ईंट पर लिखे हुए हैं, वो ईंट मिली है। सारे गामा पादानी ये शब्द मिले हैं एक ईंट के ऊपर। ठीक है सर, और क्या मिला है? और मिला है सूर्य देवता की मूर्ति, सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। और पंचमारक सिक्का मिला है, पंचमारक सिक्के मिले हैं, पंचमारक सिक्के मिले हैं। ठीक है सर, अगला प्रश्न ये है कि 9वीं सदी में हम हरियाणा को किस नाम से जानते थे? वो जानते थे हरियाल के नाम से। किस नाम से? हरियाल के नाम से जानते थे। ठीक है सर, 9वीं सदी में हम हरियाणा को हरियाल के नाम से जानते थे। और हमें अग्रवा से क्या क्या मिला है? एक ईंट मिली है जिस पर संगीत के सातों स्वर लिखे हुए हैं, सारे गामा पादानी। ठीक है सर, और सूर्य देवता की मूर्ति मिली है, पंचमारक सिक्का मिला है। कहां से? अग्रवा से। ठीक है सर, 9वीं सदी में अगर गणराज्य और अगर नए राज्य का बोलबाला था। ठीक है सर, अब हम करेंगे 10वीं सदी। ठीक है सर, 10वीं सदी कराओ, जहां से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है साहब, देखो 10वीं सदी, 10वीं सदी, 10वीं सदी में देखो पहवा, 10वीं सदी में पहवा घोड़ों का प्रमुख केंद्र था। घोड़ों का प्रमुख केंद्र था। हमसे बस इतना पूछा जाता है कि 10वीं सदी में घोड़ों का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान होता था हरियाणा का? वो था पेवा। ठीक है सर, पेवा कहां पर है? पेवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। किसके टाइम पर होता था ये तो बताओ, ये तो आपने बताया ही। किसके टाइम पर? राजा महिर भोज के टाइम पर, राजा महिर भोज के टाइम पर, राजा महिर भोज के टाइम पर घोड़ों का प्रमुख केंद्र पेहवा होता था। पेहवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। सर ये बताओ, पेहवा का प्राचीन नाम क्या है? पेहवा का प्राचीन नाम क्या है? वो पृथुदक है। क्या नाम है? पृथुदक है। ये पूछा गया था कि पेहवा का प्राचीन नाम क्या है? पृथुदक है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है कि 10वीं सदी में ही किस झील का निर्माण हुआ था? किस झील का? झील पूछी गई है, वो है सूरजकुंड। सूरजकुंड, सूरजकुंड झील का निर्माण किस सदी में हुआ? 10वीं सदी में हुआ। सर ये तो बताओ किसने किया? 10वीं सदी में तो क्या सूरजकुंड झील का निर्माण हुआ जो फरीदाबाद में है? किसने किया? किसने किया? राजा तोमर ने। किसने? राजा तोमर ने साहब, राजा सूरजमल तोमर ने। राजा सूरजमल तोमर ने किस झील का निर्माण किया? सूरजकुंड झील का किया। कहां पर किया? फरीदाबाद में किया। कब? 10वीं सदी में। ठीक है सर, देखो सर आपने बता दिया घोड़ों का प्रमुख केंद्र पेवा होता था 10वीं सदी में। ये बताओ वर्तमान में सबसे ज्यादा घोड़े कहां पर है? वर्तमान में सबसे ज्यादा घोड़े कहां पर है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है। आपको घोड़ा बनना है,
आपको घोड़ा बनना है, वो भी लंबी रेस का। ठीक है सर, हम लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, देखो अगला प्रश्न हमारा 11वीं सदी से, 11वीं सदी से हमारा प्रश्न क्या बनता है। देखो 11वीं सदी, 11वीं सदी में भारत पर 17 बार आक्रमण हुए हैं। आप सबको पता है 11वीं सदी में भारत में 17 बार आक्रमण हुए हैं और हरियाणा पर 2 हुए हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब कब, 1009 में हुए हैं, 1014 में। सर आक्रमण हरियाणा पर 2 हुए हैं, इंपोर्टेंट 1009 में, 1014 में। ये तो बताओ आक्रमण किया किसने, आक्रमण किया किसने, वो किया गजनवी ने। किसने, गजनवी ने, गजनी देश का गजनी। ठीक है सर, सर कहां पर किया, कहां पर किया, थानेसर में किया। कहां पर किया, थानेसर पर किया। थानेसर पर 1009 में किया, थानेसर पर 1014 में किया। ठीक है सर, सर किसके टाइम पर किया, किसके टाइम पर किया, वो किया जयपाल के टाइम पर। जयपाल 1009 में भी थानेसर का राजा था, 1014 में भी जयपाल थानेसर का राजा था। गजनवी ने 1009 में किया, 1014 में किया। ठीक है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गजनी का 1014 में आक्रमण वो बहुत खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है इसने थानेसर के महादेव मंदिर पर आक्रमण किया और यहाँ पर चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया, चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया। और इसलिए हम गजनवी को क्या कहते हैं, मूर्ति भंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्ति भंजक। आपसे पूछा जाएगा मूर्ति भंजक हम किसे कहते हैं, गजनवी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने थानेसर के महादेव मंदिर में मूर्ति को तोड़ दिया था। जितनी भी मूर्ति थी मंदिर में सारी की सारी तोड़ दी, जितने मंदिर थे सारे के सारे लूट लिए। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है, बात है 1037 की, बात है 1037 की। 1037 की बात करने से पहले एक प्रश्न कर लेते हैं कि गजनवी के साथ एक इतिहासकार आए थे, इतिहासकार आए थे गजनवी के साथ। कहां पर, भारत में इतिहासकार आए थे। उस इतिहासकार का नाम क्या है, अलबरूनी है। क्या नाम है, अलबरूनी। सर अलबरूनी की पुस्तक कौन सी है, अलबरूनी की पुस्तक पूछी जाती है, किसकी पुस्तक कौन सी है, वो है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद है, जिसमें इसने वर्णन कर रखा है कि 1014 में गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था और सारी मूर्तियों को तोड़ दिया था, इसलिए हम मूर्ति भंजक कहते हैं। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है, जो अलबरूनी था एकमात्र मुसलमान था, अलबरूनी एकमात्र मुसलमान है जिसने वेदों और पुराणों का अध्ययन किया, जिसने वेदों का और पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है सर, अगला प्रश्न है 1037 में ऐसा क्या हुआ, इसमें हुआ आसी का युद्ध। आपसे पूछा जाएगा आसी का युद्ध कब हुआ, कब हुआ साहब, वो हुआ 1037 में। सर किन के बीच हुआ ये तो बताओ, मसूद वर्सेज कुमार पाल के बीच, कुमार पाल के बीच। सर इसमें जीता कौन, इसमें जीता कौन, मसूद जीत गया। ठीक है सर, आगे हम बात करते हैं 1091 की और 1092 की जो युद्ध हुए। ठीक है सर, करवाओ। देखो अगला है अगला है 1091। 1091 में कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, तराइन का, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ साहब, 1091 में हुआ। सर ये बताओ तराइन कहां पर है, तराइन कहां पर है, करनाल में है। कहां पर है, करनाल में है। सर किन के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और वर्षिज गोरी, वर्षिज गोरी। सर इसमें जीता कौन, इसमें जीता कौन, गोरी, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। इसके साथ एक और थे गोविंद राय। कौन थे, गोविंद राय। गोविंद राय हासी का नवाब था। पृथ्वीराज चौहान गोविंद राय ने गोरी के साथ युद्ध किया, जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। ठीक है सर, 1192 में गोरी वापिस फिर आता है,
1192 में गौरी वापस फिर आता है तराइन का दूसरा युद्ध करने के लिए। तराइन का सेकंड युद्ध कब होता है? 1192 में होता है। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और वर्सेज गौरी। सर अब की बार कौन जीता? अब की बार जीता गौरी। क्यों जीता? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान प्रेम में पड़ गए थे। आपको पता है प्रेम अंधा होता है, और इसलिए ये पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और गौरी जीत गए थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न है 1215 में ऐसा क्या हुआ? 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। तीसरा युद्ध हुआ सर किन के बीच? 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ है, किन के बीच हुआ है? इल्तुतमिश वर्सेज यल्दोज और कुवाचा के बीच हुआ। जीता कौन? इल्तुतमिश जीता। इल्तुतमिश ये वही है रजिया सुल्तान के पिता। रजिया सुल्तान के पिता कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक है सर। सर ये बताओ, जो पृथ्वीराज चौहान है यहाँ पर, जो यहाँ पर भी पृथ्वीराज चौहान है, ये कौन सा पृथ्वीराज चौहान है? ये तीसरा है। कौन सा? तीसरा। पृथ्वीराज चौहान तीसरा वर्सेस गौरी के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है सर। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको रफ कर देता हूं, फिर बताते हैं। ठीक है सर। देखो अगला है पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न क्या बनता है कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी हम किसे कहते हैं? तोसाम की बरादरी को। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी हम किसे कहते हैं? तोसाम की बरादरी को कहते हैं। इसका निर्माण कब हुआ? 12वीं सदी में हुआ। ठीक है सर, 12वीं सदी में हुआ। ये बताओ पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है, इसको नष्ट किसने किया? वो क्या? फिरोज शाह तुगलक ने इसको नष्ट कर दिया। ठीक है सर। फिरोज शाह तुगलक ने तोसाम की बरादरी को, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न क्या बनता है कि आसीगढ़ का किला किसने बनवाया कौन? पृथ्वीराज चौहान बनवाएंगे। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया आसीगढ़ का किला। सर आसीगढ़ के किले को हम क्या कहते हैं? आसी का किला भी बोलते हैं, आसी का किला भी कहते हैं। और आसी का प्राचीन नाम क्या है? आसीगढ़ है। क्या नाम है? आसीगढ़ है। ठीक है सर। इस किले में तलवारों की फैक्ट्री भी लगाई गई है। इस किले में तलवारों की एक फैक्ट्री भी लगाई गई है। लगाई किसने? द्रुपद ने। किसने? द्रुपद ने। अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने तलवारों की फैक्ट्री लगाई। कहां पर? आसीगढ़ के किले में। ठीक है सर। प्रश्न क्या बनता है कि आसीगढ़ के किले को नष्ट किसने करवाया? नष्ट करवाया गौरी ने। ये नष्ट करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ये करवाया गौरी ने। ठीक है सर। हमें आपके बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न है गोहाना का किला किसने बनवाया? गोहाना किला बनवाया पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है सर। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। अगला प्रश्न है कि गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में हुई थी। और गौरी के गुलाम कौन थे साहब? गौरी के गुलाम पूछा जाता है। गौरी के गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? गौरी के गुलाम थे। और गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। ठीक है सर। और कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। ठीक है सर। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा राजा, कौन सा शासक या कौन सा सुल्तान घोड़े से गिरकर मर गए थे? कहने का मतलब है कौन से सुल्तान चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गए थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चौगान खेलते हुए कहने का मतलब है आधुनिक पोलो, जिसको हम पोलो कहते हैं। आधुनिक पोलो चौगान खेलते हुए
कौन मर गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए थे घोड़े से गिरकर। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। देखो हमने 9वीं सदी, 10वीं सदी और 11वीं सदी कर ली है, और अब हमारा शुरू हो जाएगा गुलाम वंश, जो शुरू होता है 1206 से। गुलाम वंश शुरू होता है 1206 से। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।